हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज बच्चों हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सेक्शन नंबर 14 क्या है? बात कर रहे हैं अबाउट चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज। बच्चों याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 7 पढ़ा था, स्कोप ऑफ सप्लाई। 8 पढ़ा कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। 9 पढ़ा चार्ज ऑफ जीएसटी। 10 पढ़ा कॉम्पोजिशन स्कीम। 11 पढ़ा हम लोगों ने पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन। 12 पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 13 पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 14 मैंने आपको छुड़वा दिया था, मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में कराऊंगा, विच इज अबाउट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। बच्चों अगर टैक्स रेट चेंज हो जाता है उस वक्त हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब इनवॉइस इशू किया गया हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हैं, डेट ऑफ इनवॉइस, उस डेट पर रेट ऑफ जीएसटी किसी पर्टिकुलर गुड का 9% होता था। ठीक है, सीजीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली एसजीएसटी भी सेम ही रेट होगा। बट जब गुड्स को सप्लाई कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया, गुड्स को कंप्लीट कर दिया, हम लोगों ने गुड्स को डिलीवर कर दिया, उस वक्त रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो चुका था और दोनों डेट्स में फर्क था। इनवॉइस की डेट 1 महीना पहले थी और जिस वक्त इन गुड्स को डिलीवर किया गया है वो डेट अलग थी। और डिलीवरी वाले दिन मान लेते हैं जीएसटी का रेट उन गुड्स के ऊपर 14% हो गया, तो कौन सा रेट हम लगाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर? यह एक सवाल है जिस सवाल का आंसर सेक्शन 14 देता है। तो गवर्नमेंट को देखो पता था कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया सेक्शन नंबर 14 के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा आता है चेंज इन रेट के ऊपर। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझना। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बताने वाला हूं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं जो ये तरीका बताने वाला हूं, शायद ही आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं 3 भाइयों की कहानी बताने वाला हूं, 3 ब्रदर्स। ठीक है, 3 भाइयों की कहानी बताने वाला हूं, बहुत ही आपस में प्यार। और इन 3 भाइयों में से एक भाई का नाम था डेट ऑफ इनवॉइस। सर ये कैसा नाम हुआ? हाँ बेटा, नाम पर मत जाओ प्लीज, सिचुएशन को समझते हैं, मतलब को समझते हैं। ठीक है जी, डेट ऑफ इनवॉइस था एक भाई का नाम। दूसरे भाई का नाम था डेट ऑफ पेमेंट और एक भाई का नाम था डेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, डीओसी, एक का नाम हो गया डीओसी, एक का नाम हो गया डीओपी, एक का नाम हो गया डीओआई। ठीक है, ये 3 ब्रदर्स, बहुत ही आपस में प्यार। बट क्या दिक्कत थी, एक इसमें से ऐसा भाई था जो बहुत ही ज्यादा मैं ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा साधु संत जैसा भाई था, और उस भाई का नाम था डेट ऑफ कंप्लीशन। ये बिल्कुल साधु भाई की तरह था। साधु का मतलब हो गया बिल्कुल, इसको कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने। ठीक है, ये और इन दोनों भाइयों में आपस में थोड़ी सी टकरार रहती थी, इन दोनों भाइयों में आपस में लेकर कि नहीं मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा हूं, मैं तेरे से ज़्यादा बेटर हूं, जबकि डीओपी बोलता था नहीं मैं तेरे से ज़्यादा बेटर हूं, मैं तेरे से अच्छा हूं। बट डेट ऑफ कंप्लीशन वाला जो डीओसी बंदा था वो बड़ा साधु संत की तरह था, कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आपस में जो मर्जी करो। ठीक है सर। सर ऐसे केस में दिक्कत ये होती थी कि हमें, अच्छा अच्छा, मैं आपको इन भाइयों की कहानी के हिसाब से ये समझाने जा रहा हूं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। ठीक है, मैं सेक्शन 14 यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, बट आपको इन भाइयों की कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है। तो मैंने बोला इस अभी तक कि डेट ऑफ कंप्लीशन वाला ये जो भाई था ये साधु संत जैसा भाई था,
डीओपी और डीओआई जो भाई थे, ये दोनों में आपस में एक टकरार रहती थी कि नहीं मैं तेरे से ज्यादा अच्छा हूं, डीओआई कहता था नहीं मैं तेरे से ज्यादा बेटर हूं, मैं तेरे से ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। दोनों को आगे जिंदगी में आगे रहने की आदत थी, दोनों को आपस में थोड़े से इस बात के झगड़े थे। और ये डीओसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कह रहा कोई भी आगे रहे क्या फर्क पड़ता है। तो डीओसी के पास कई बार डीओआई जाता था और कहता था देख मैं तेरे से अच्छा हूं ना, मैं सबसे अच्छा हूं ना। तो डीओसी कहता था हाँ तू सबसे अच्छा है। डीओपी जब डीओसी के पास जाता था, डीओपी को कहता था, डीओसी से पूछता था डीओपी कि देख मैं सही हूं ना, मैं सबसे ज्यादा बेटर हूं ना। कहता हाँ हाँ तू ही सबसे ज्यादा बेटर। तो डीओआई के सामने डीओआई की तारीफ, डीओपी के सामने डीओपी की तारीफ, और इनफैक्ट वो सबकी तारीफ कर देता था। वो अपने आप को बिल्कुल साधु जैसा समझता था। वो कहता कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं लड़ाइयों में पड़ना ही नहीं चाहता हूं। तो इन तीन भाइयों की कहानी कुछ इस तरीके की थी। अब आप ये समझ लो कि जो भाई के साथ डीओसी जिस भाई के साथ रहेगा, सॉरी डीओआई या मैं कहूं डीओसी, हाँ डीओसी जिस भाई के साथ रहेगा वो भाई जीत जाएगा। अगर डीओपी और डीओसी दोनों भाई साथ में रहे तो डीओपी जीत जाएगा। और अगर डीओसी भाई और डीओआई भाई दोनों एक साथ रहे तो डीओआई जीत जाएगा, क्योंकि डीओसी को तो जीतना ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब इन भाइयों की कहानी से ही हम समझते हैं सेक्शन 14 क्या कहता है। आओ हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब हुआ क्या कि मान लेते हैं इफ इनवॉइस इज इशूड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। If invoice is issued before change in rate of tax. हाँ जी बच्चों, लिखते हैं केस 1 सिचुएशन 1, इफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी हो is completed before change in rate of tax. Before change in rate of tax मतलब मान लेते हैं कि 8 जुलाई 2020 को रेट चेंज हो गया है। इससे पहले रेट ऑफ जो रेट था टैक्स का वो था 9%, और इस डेट के बाद से मान लेते हैं जो रेट है वो अब उस गुड के ऊपर 14% हो गया है। और इस डेट से पहले सर्विस यानी कंप्लीशन पहले हो गई है। मान लेते हैं इस सिचुएशन में इफ डेट ऑफ इनवॉइस इज बिफोर चेंज इन रेट and date of payment is after change in rate. तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर डेट ऑफ कंप्लीशन के साथ डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा, हाँ जी बच्चों बताओ, डेट ऑफ कंप्लीशन के साथ अगर डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा और डेट ऑफ पेमेंट अलग हो जाएगा, तो ऐसे केस में कौन जीतेगा? मैंने क्या बताया था? डेट ऑफ इनवॉइस विल विन। मैंने बताया था ना, ये बात भाई वाली कहानी से याद करो, डेट ऑफ इनवॉइस विल विन। ठीक है बेटा, 8 जुलाई
20 को चेंज आया था, और ये बात मैंने आपको बता दी है कि कंप्लीशन बिफोर हुई है, कंप्लीशन बिफोर हुई है, तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? रेट ऑफ टैक्स 9% लगेगा उस वैल्यू पर। आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मैं केस 1 का ये फर्स्ट पॉइंट किया है, केस 1 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब केस 1 का सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ date of invoice is issued is if date of invoice is after change in rate, and date of payment is before change in rate। मुझे बताओ ऐसे केस में कौन जीतेगा? सर ऐसे केस में कौन जीतेगा? अगर 8 जुलाई को चेंज इन रेट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इस चेंज से पहले अगर मैंने बोला डेट ऑफ कंप्लीशन तो यहीं पर है, और यहीं पर डेट ऑफ पेमेंट भी आ गया, चेंज के बाद है इनवॉइस, तो ऐसे केस में कौन जीतेगा? डेट ऑफ पेमेंट जीतेगा। ये बात तो मैंने भाइयों की कहानी में बताई थी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? 9% लगेगा। कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट नहीं है सर, समझ में आ गया सर हमें। तो सर थर्ड केस समझते हैं। इफ डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट बोथ आर आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर चेंज के बाद, यानी 8 जुलाई चेंज जब हुआ था, उस चेंज के बाद आपका इनवॉइस भी उस चेंज के बाद आया, पेमेंट भी, और कंप्लीशन तो देखो पहले ही थी, ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो कंप्लीशन तो जीतना ही नहीं चाहता ना, यस या नो? कंप्लीशन तो जीतना ही नहीं चाहता सर। ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मेरी बात समझ में आ रही है? सो ऐसे केस में हम लोग रेट ऑफ टैक्स लेंगे ऑब्वियसली 14%, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर टाइम ऑफ सप्लाई देखना हो तो हमें लेना होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, जो भी इन दोनों में से पहले होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई? तो 3 भाइयों की कहानी काम आई या नहीं आई? बट अभी एक बात और समझनी है। केस नंबर 2, इफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर गुड्स या फिर सर्विस रेट चेंज होने के बाद सप्लाई किए गए हैं, तो क्या होगा? अब इसका भी एक पॉइंट बनेगा। क्या पॉइंट बनेगा? इफ डेट ऑफ इनवॉइस इज बिफोर चेंज एंड डेट ऑफ पेमेंट इज आफ्टर चेंज, ऐसे केस में क्या होगा? मैंने बताया 8 जुलाई को चेंज हुआ है, 8 जुलाई को चेंज हुआ है, चेंज था 9% और अब हो गया है 14%। डेट ऑफ कंप्लीशन मैंने क्लियरली बता दिया है पहले ही कि वो आफ्टर चेंज इन रेट आया है। तो इनवॉइस की डेट है पहले, पेमेंट की डेट है बाद में। कौन जीतेगा बता दो? डेट ऑफ पेमेंट जीतेगा। बताओ समझ में आ गई बात? मैंने ये बात पहले ही बता दी थी। 3 भाइयों की कहानी में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट को ही आपस में एक दूसरे से जीतना है, बस। डेट ऑफ कंप्लीशन को तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इफ डीओपी यानी डीओपी इज बिफोर चेंज एंड डीओआई डेट ऑफ इनवॉइस इज आफ्टर चेंज, ऐसे केस में बता दो। ऐसे केस में 8 जुलाई को जब चेंज आया, तो चेंज आने से पहले अगर डेट ऑफ पेमेंट है और चेंज आने के बाद डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ कंप्लीशन तो वैसे भी यहीं पर है, तो कौन जीतेगा? डेट ऑफ इनवॉइस जीतेगा। ये बात भी पक्की हो गई। इसका मतलब है जीएसटी का रेट
14% है तो 14% ही रहेगा। बट अगर थर्ड यहां पर क्या पॉइंट हो सकता है, इफ बोथ डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट आर बिफोर चेंज, अगर ये दोनों चेंज से पहले हैं, दोनों चेंज से पहले हैं, तो ऐसे केस में डेट ऑफ कंप्लीशन यहां पर है, डेट ऑफ इनवॉइस यहां पर है, डेट ऑफ पेमेंट यहां पर है, तो ऐसे केस में तो विच एवर इज अर्लियर ही लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई, वो जीतेगा जो इन दोनों से पहले होगा। सिंपल सी कहानी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ पेमेंट में से वो बंदा जीतेगा जो दोनों में से पहले रहेगा, जो दोनों में से एक दूसरे को हराने की जंग लगी हुई है इन दोनों के बीच में। और डेट ऑफ कंप्लीशन तो देखो सहारा वाला भाई है, कह रहा है कि तू कहेगा तो तेरे साथ खड़े हो जाऊंगा, तू कहेगा तो तेरे साथ खड़े हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो जीतना नहीं जिंदगी में। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए केस 1 केस 2 जो केस 1 हमने बनाया था उसमें यह बता दिया था कि कंप्लीशन जो है अगर पहले होती, तो अगर इनवॉइस पहले होगा तो इनवॉइस और कंप्लीशन क्योंकि साथ में है तो इनवॉइस जीत गया, और अगर कंप्लीशन के साथ पेमेंट खड़ा होगा और इनवॉइस बाद में होगा तो पेमेंट पहले है तो पेमेंट जीत जाएगा, कंप्लीशन के साथ है क्योंकि। और अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बाद में है और कंप्लीशन पहले है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब तुम कहोगे सर अगर कंप्लीशन इनवॉइस पेमेंट तीनों ही पहले है तो क्या होगा, अब बता दो सर। तो बेटा फिर तो चेंज इन रेट का केस ही नहीं लगाना। नहीं मेरी बात समझे? और भाई अगर कोई भी चीज चेंज के बाद हो ही नहीं रही तो फिर चेंज इन रेट का मैटर ही सॉल्व हो गया ना, तो चेंज इन रेट लगेगा ही क्यों? फिर तो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 लगा देंगे, वही नॉर्मल केस ही तो है सेक्शन 12 और 13 वाला। समझ में आ गई बात? ये लगना ही तब है जब चेंज इन रेट होगा, अगर चेंज इन रेट नहीं होगा तो ये केसेस अप्लाई नहीं होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सेक्शन 14 बताया है। आ जाओ अब इस टेबल की तरफ देखते हैं जरा क्या कहता है। मान लेते हैं सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन रेट। ठीक है सर, यस सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन रेट। इनवॉइस इज इशूड बिफोर डेट ऑफ चेंज, कहता है नो, इनवॉइस बाद में इशू किया है, इसका मतलब आफ्टर चेंज। और पेमेंट जो रिसीव हुई है वो बिफोर डेट ऑफ चेंज, वो भी कह रहा है नो, दोनों ही नो है, इसका मतलब है दोनों बाद में हुए हैं तो विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गया? और रेट कौन सा लगेगा? न्यू रेट लगेगा। बताओ यस या नो? और टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ गई? इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके बेसिस पर टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और रेट कौन सा लगेगा? न्यू रेट लगेगा। ठीक है सर, क्योंकि बिफोर वाला तो अकेला है, कंप्लीशन वाला अकेला है। नंबर 2, डेट ऑफ कंप्लीशन पहले है, इनवॉइस भी पहले है, डेट ऑफ पेमेंट बाद में है, तो कौन जीता? इनवॉइस जीता। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई हो गया डेट ऑफ इनवॉइस, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड रेट लगेगा, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस ही कंप्लीशन वो माना जाएगा ना टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ जी, अगला सप्लाई जो है वो बिफोर चेंज इन रेट है, अगर इनवॉइस इशू बाद में है और पेमेंट पहले है तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई और ओल्ड रेट ही लगेगा। यस बिल्कुल ठीक बात है। अगर सप्लाई बाद में है, अगर इनवॉइस पहले है और पेमेंट पहले है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, और रेट ओल्ड लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर सप्लाई बाद में है और इनवॉइस भी बाद में है, नहीं सप्लाई बाद में है और इनवॉइस पहले है और पेमेंट बाद में है तो पेमेंट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई और न्यू रेट लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर डेट ऑफ सप्लाई बाद में है, इनवॉइस भी बाद में है बट पेमेंट पहले है, तो ऐसे केस में नहीं सॉरी, पेमेंट जो है वो पहले है, तो ऐसे केस में इनवॉइस जीत जाएगा और इनवॉइस विल बी द, उसके बेसिस पर न्यू रेट लगा देंगे क्योंकि उसके साथ डेट ऑफ कंप्लीशन खड़ा। समझ में आ गई बात? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मली डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज डेट, normally the date of receipt of payment is the date of credit in the bank account of recipient of the payment or date on which payment is entered into the books of accounts whichever is earlier। दोनों में से कुछ भी, या तो पेमेंट जब बैंक अकाउंट में से क्लियर हो जाएगी यानी क्रेडिट हो जाएगी, या फिर जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दोगे विच एवर इज अर्लियर। ये है हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये हमें पता है। हाउएवर इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, date of receipt of payment is date of credit in the bank account if such credit is after 4 working days from the date of change in the rate of tax। तो थोड़ा सा डिफरेंट है सिनारियो, सेक्शन 14 के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा चेंज है, और वो ये कहते हैं कि द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज द डेट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे पैसे, इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द रेट। अगर पेमेंट जो क्लियर होती है यानी पेमेंट जो क्रेडिट होती है, अगर
4 वर्किंग डेज के बाद होती है फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, तो ऐसे केस में हम उस डेट को डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानते हैं, जो अगर 4 वर्किंग डेज के बाद आती है वो डेट, ठीक है, जिस दिन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है पैसा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर चेंज इन रेट 8 अगस्त को हुआ है और 8 अगस्त के बाद 15 अगस्त को या 16 अगस्त को जाके बैंक में पैसे क्लियर हो रहे हैं, तो डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट यानी डेट ऑफ पेमेंट जो मानी जाएगी वो 15 या 16 अगस्त, जिस दिन पे बैंक में पैसे क्लियर हो रहे हैं। और अगर 4 दिन से पहले क्रेडिट हो जाते हैं तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली एंट्री ले सकते हैं। However, in case of change in the rate of tax, the date of receipt of payment is date of credit in bank account if such credit is after 4 working days. अदरवाइज क्या लिया जाएगा अगर वर्किंग डेज 4 वर्किंग डेज में नहीं है तो जिस दिन में बुक्स में एंट्री हो गई। समझ में आ गई बात? जिस दिन में बुक्स में एंट्री हो गई। ठीक है सर, चलो इतनी डेप्थ में जाने से पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। Mr. X supplied goods to Mr. Y on 28th January 2020. The GST rate on good is changed from 12% to 5% with effect from 1st of January 2020. Mr. X issued invoice on 28 August 2019 and payment is credited in his bank account on 30th December 2019. ठीक है, पेमेंट जो है वो 30 दिसंबर 2019 को क्लियर हो रही है। ठीक है, अच्छा, एक्स ने जो इनवॉइस सप्लाई किए थे गुड्स वो 28 जनवरी 2020 को किए थे। अच्छा, बाद में किए थे। रेट जो चेंज हो रहा है वो 1 जनवरी 2020 को हो रहा है। ध्यान से देखते हैं, 1 जनवरी 2020 को रेट चेंज हो रहा है और एक्स ने जो गुड्स सप्लाई किए थे वो आफ्टर चेंज इन रेट है, यानी है ना 28 जनवरी को गुड्स सप्लाई हुए थे, तो डेट ऑफ कंप्लीशन तो है बाद में। जीएसटी रेट 12 से 5% हो गया 1 जनवरी को। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 12 था अब 5 हो गया। आगे लिख रहा है मिस्टर एक्स इशूड इनवॉइस ऑन 28 अगस्त 2019, यानी अगस्त तो काफी पहले बनाया गया था। 28 अगस्त 2019 को ये था डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट जो हुई वो क्रेडिट हो गई बैंक अकाउंट में 30 दिसंबर 2019 को, यानी 30 दिसंबर 2019 को पेमेंट भी क्लियर हो गई। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेते हैं, तो इनवॉइस डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी 28 अगस्त 2019 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी लगेगा पहले वाला, यानी 12%। एनी डाउट दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान टॉपिक है कि नहीं है? बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ वो जो 3 भाइयों की कहानी आपको बताई गई है उसको बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए और आपके सामने कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर दोगे दोस्तों। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। सेक्शन नंबर 14 की ही ये सिर्फ क्लास थी, ठीक है, और सेक्शन 19, 20, 21 को मैं एक सेपरेट क्लास में रिकॉर्ड करूंगा। काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन है 19, 20, तो 19 और 20 और 21, और उसको मैं अगली क्लास में दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।